आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 14 और आज की डेट है 18 नवंबर। आपको याद है हम बहुत सारी बातें अब तक पढ़ चुके हैं मेटल्स के बारे में और उन्हीं बहुत सारी बातों में आज हम कुछ और चीज़ें भी उनके बारे में जानेंगे। उनकी खास बातों में हम हमने बहुत सारी बातें जानी। जैसे आपको याद होगा लास्ट बारी हमने बात की थी मेटल्स के बारे में कि अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, ऑक्सीजन के या दूसरी गैसेस के कांटेक्ट में आती हैं तो वो कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे हमने बात की थी आयरन की कि आयरन अगर हवा और पानी के, वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो किस तरह से उसके ऊपर रस लग जाता है और जिसको हम हिंदी में जंग बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बात की थी कॉपर की भी, किसके ऊपर किस तरह से ग्रीन कलर की एक परत जमा हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने बात की थी गोल्ड की कि गोल्ड पर कोई असर नहीं पड़ता, ना हवा का ना पानी का। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जब बात कर रहे हैं कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरह के रिएक्शंस करते हैं अलग अलग चीजों के साथ, आज हम ये जानेंगे कि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ जब मिलता है तो वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, किस तरीके से उसकी एक्टिविटीज होती हैं। तो अब हम देखेंगे इसी प्रोसेस में आज डिस्प्लेसमेंट को कि कैसे जब दो मेटल्स को मिला दिया जाता है तो कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस का मतलब होता है अलग कर देते हैं और उसे अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह पर जाना, हटकर दूसरी जगह पर बैठना पड़ता है। तो बैठने का मतलब तो यहाँ पे हमारे जैसा बैठना नहीं है, कैसा बैठना है वो हम एक्सपेरिमेंट में अभी जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक हटा देना या अपनी जगह से हटा देना। तो अब हम देखेंगे कौन से मेटल्स रिएक्शन करते हैं आपस में मिलने के बाद और दूसरे को अपनी जगह से हटा देते हैं और कौन से मेटल्स कोई रिएक्शन नहीं करते और कब करते हैं और कब नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 बीकर लेंगे और वो बीकर हमारे होंगे 100 मिलीलीटर के। ABCDE हमने उनके ऊपर नाम लिख लिए। उसके बाद हमने जो 50 मिलीलीटर वाटर लेना है हर एक बीकर में, ईच बीकर में कितना 50 मिलीलीटर। बीकर हमारा 100 मिलीलीटर का था, आधा भर लिया, 50 मिलीलीटर उसका आधा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसमें डिसॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज गिवन। जो चीजें हमें बताई गई हैं हम वो सभी उसमें डालेंगे, एक एक चम्मच, एक एक टीस्पून। और उसके बाद बिना छेड़छाड़ किए, अनडिस्टर्बेंस के, हम अपने बीकर्स को छोड़ देंगे और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या हुआ। तो क्या क्या मिलाना है पहले वो देख लेते हैं। हम बीकर ए में क्या मिलाएंगे, हम बीकर ए में कॉपर सल्फेट मिलाएंगे और कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक का एक टुकड़ा डाल देंगे। जिंक मेटल होती है उसका एक टुकड़ा डाल देंगे। सेकेंड बीकर में हम कॉपर सल्फेट तो डालेंगे लेकिन इस बार आयरन नेल डालेंगे, यानी कि लोहे की कील डाल देंगे। पहले कॉपर सल्फेट में क्या डाला था, जिंक, दोबारा में क्या डाला, आयरन। तीसरे बीकर में हम क्या डालेंगे, थर्ड बीकर में हम जिंक सल्फेट लेंगे। इस बार हमने सल्फेट कौन सा लिया, जिंक वाला। और जिंक सल्फेट में हमने क्या डाला, कॉपर डाला, कॉपर का टुकड़ा डाल देंगे। कॉपर ट्यूमिंग लिखा है ना यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लेंगे आयरन सल्फेट। इस बार किस चीज का सल्फेट लिया, आयरन का, यानी लोहे वाला आयरन सल्फेट लिया और उसमें हमने क्या डाला, कॉपर डाला। अब ऊपर देखिए ए और बी में हमने कॉपर सल्फेट में बारी बारी जिंक और आयरन डाला था। इस बार हमने जिंक और आयरन सल्फेट बारी बारी लेकर दोनों में कॉपर डाला है। अब थर्ड में जिंक सल्फेट और आयरन को मिला दिया। तो एक तरीके से अगर हम देखें, बहुत चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अगर आप पहले से ही तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कॉपर के सल्फेट लेकर जिंक और आयरन डाले थे, यहाँ पे जिंक और आयरन के सल्फेट लेकर उसमें कॉपर डाला है। और क्योंकि जिंक और आयरन की बात कर रहे हैं, जिंक सल्फेट और आयरन, तो 5वीं बार इन्होंने, 5th टाइम इन्होंने 5th बीकर में जिंक सल्फेट और आयरन नेल को डाला है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इन्हें पानी में डाल देने के बाद, मिला देने के बाद क्या होता है। तो ये है पहले जब हम
डालेंगे तब ये स्थिति है, और थोड़ी देर बाद हम जब देखेंगे तो ये सिचुएशन आएगी। तो अगर हम पिक्चर को देखें तो बीकर ए का कलर देखिए, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और बीकर बी को देखेंगे तो यहां पर भी हमें कुछ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। आपको याद है ना, हमने ए बीकर में और बी बीकर में कॉपर सल्फेट लिया है। ऊपर देखिए, ए बीकर में और कॉपर बी बीकर बी में हमने सल्फेट लिया था। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। उसके बाद हमने सी बीकर, डी बीकर और ई बीकर भी देखे, ये पहले दिखाई दे रहे हैं। सी और ई में के कलर और डी का कलर, सबका कलर हमें दिखाई दे रहा है। अब जो है वापिस पिक्चर पर आते हैं जो बाद वाली है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद होता ये है कि जिसमें हमने कॉपर सल्फेट मिलाया था ए बीकर में, यहां इस तरफ आ जाइए, मैं इसको इंक को हटा देती हूं ताकि आपको क्लियर हो। अब आप फर्स्ट यहां आ जाइए, इस वाली पिक्चर पर। हमने कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाया था, तो कॉपर तो जिंक ने क्या किया? जिंक ने कॉपर को अपनी जगह से हटाकर उसे तलछटी में बिठा दिया। पहले वो मिक्स था, यहां पर हमने उसे मिक्स किया था, कॉपर सल्फेट को जिंक, कॉपर सल्फेट में जिंक मिक्स किया था। तो जिंक ने क्या किया? सल्फेट के साथ खुद बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर दिया, और कॉपर अब तलछटी में बैठ गया, यानी बेस पर बैठ गया। ये देख रहे हो, यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर का डार्क दिखाई दे रहा है, ये ब्लैकिश टाइप दिखाई दे रहा है, पर ये ब्राउन कलर का है। इस वक्त कॉपर का कलर ब्राउन होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ब्राउन कलर में नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जिंक सल्फेट बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे में हमने कॉपर सल्फेट में आयरन मिलाया था, तो आयरन ने खुद बना लिया आयरन सल्फेट, और कॉपर को इस बार भी नीचे बिठा दिया, कॉपर सल्फेट को हटा दिया अपनी जगह से। हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को डिस्प्लेस करके नीचे बिठा दिया, वो नीचे बैठ गया तलछटी पर, यानी कि बेस पर। आयरन ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वो नीचे बैठ गया तलछटी पर, यानी बेस पर बैठ गया, और खुद ये दोनों सल्फेट के साथ मिक्स हो गए हैं। थर्ड बीकर में, फोर्थ बीकर में और फिफ्थ बीकर में कोई चेंज नहीं आया। मतलब हमने जिंक सल्फेट के साथ कॉपर में कॉपर डाला था, तो कॉपर जिंक सल्फेट के साथ कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए वो सल्फेट भी नहीं बना और नहीं नीचे कुछ और बैठा है। डी में आयरन सल्फेट के साथ हमने कॉपर डाला था, तो कॉपर आयरन सल्फेट के साथ कुछ भी नहीं कर पाया, यहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। ई में भी जिंक सल्फेट के साथ आयरन नेल मिलाई थी, तो जिंक सल्फेट और आयरन नेल भी आपस में मिलकर उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ये पहले थे वैसे ही अब हैं। देखो नीचे लिखा भी है नो चेंज, तो चेंज सिर्फ ए में और बी में हुआ। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कैसे, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। दो बातें आपको याद ही रखनी है जो मैंने आपको बताई थी कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और कॉपर का कलर ब्राउन होता है, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो ये सब मैं आपको वैसे बता चुकी हूं, मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कॉपर सल्फेट के साथ जिंक मिला और जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर भी हमें प्राप्त हो गया। कॉपर हमें अलग से मिल गया, पहले कॉपर सल्फेट के साथ मिला हुआ था, कॉपर सल्फेट था, अब हमें कॉपर अलग मिल गया। उसके बाद बी में भी रिएक्शन वहां पे हुआ, और होने के बाद हमें कॉपर सल्फेट और आयरन को, आयरन से हमें क्या मिल गया? आयरन सल्फेट मिल गया, और कॉपर हमें अलग मिल गया, नीचे बैठ गया, वो डिस्प्लेस हो गया। लेकिन सीडीई में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन इन बीकर सीडीई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ एक रूल की वजह से, जिस रूल को आज हम जानना सीखना चाह रहे थे। होता यह है कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले सल्फेट में से, मिक्सचर में से, जो हमें मिक्सचर मिला था, सल्फेट मिला था, उसमें से जो भी मेटल होता है उसको डिस्प्लेस कर सकता है। फिर से रिपीट कर देती हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। जो मेटल ज्यादा या रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन कम रिएक्टिव वाला मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल जो है, वो ज्यादा रिएक्टिव यानी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस पिक्चर को देखें, कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। इसका मतलब ये था कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। पिक्चर ए में आयरन जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने भी कॉपर को डिस्प्लेस करके नीचे बिठा दिया। फिर जिंक सल्फेट में कॉपर को मिक्स किया था हमने, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये तो हमने ऊपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देख ही लिया है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने कॉपर को हटा दिया। कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए वो जिंक को नहीं हटा पाया, और इसीलिए सी में कोई भी चेंज नहीं आया। फिर यही हमने थर्ड में भी देखा कि पहले उन्होंने बी में जब हमने क्या देखा था कि आयरन ने कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया था, यानी डिस्प्लेस कर दिया था, इसलिए कॉपर नीचे बैठ गया था। तो जब हमने कह दिया कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो फिर इसीलिए डी में कॉपर क्योंकि कम रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन के साथ कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए यहां भी कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज एक ही बार होगा ना, कि ज्यादा रिएक्टिव है वही चेंज कर सकता है। तो जब आयरन ने कॉपर को रिएक्ट कर दिया, तो कॉपर तो आयरन को अब रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जिंक सल्फेट और हमने आयरन नेल को मिलाया, तो वहां पर भी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो अब हमने क्या जाना? अब हमसे अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, देखिए क्योंकि हमने अभी भी ई की बात की ना, ई में हमने देखा कि आयरन के साथ जिंक को मिलाया, तो अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता तो वो जिंक को डिस्प्लेस कर देता, लेकिन आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। इसका मतलब जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आपसे अब सीक्वेंस में पूछा जाए कि अब बताओ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप अब बता सकते हो कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद रिएक्टिव आयरन होता है, और उसके बाद रिएक्टिव होता है कॉपर। अब हम इसे लिखकर भी बता सकते हैं कि जिंक यानी कि Zn, आयरन यानी कि Fe, और कॉपर यानी कि Cu। तो सबसे ज्यादा जिंक एक्टिव, फिर आयरन, और फिर कॉपर। ये हमने यहाँ पर इसकी समीकरण यानी कि इसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ी सी पेचीदा भी है। तो अभी आपको करना ये है, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें कहीं पर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो एक बार पूरी वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। इससे होगा ये कि और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कुछ दिक्कत है, तो आप एक बार रिवाइंड कर कर सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट और कॉपर? तो कॉपर सल्फेट का कलर तो होता है ब्लू, जो हमने बात की ही थी, और कॉपर का कलर होता है ब्राउन। फिर वाई द कॉपर कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन? जिंक कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, इसलिए कम रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। उसके बाद इन्होंने कहा है अरेंज करके बताओ जिंक, आयरन और कॉपर को, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमने कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले Zn यानी कि जिंक, फिर आयरन Fe, फिर कॉपर। ये हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंट में सीख लिया है। फोर्थ इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल? जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन नेल कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और उसके बाद जो हमें मिलेगा वो ये आपका आंसर। फिर फिफ्थ में इन्होंने एक रिएक्शन बताया है और उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जिंक दिया हुआ है, और जिंक में हम क्या मिलाएं कि हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिल जाए। तो जिंक सल्फेट बन गया, इसका मतलब हमें सल्फेट मिलाना है इसमें, और कॉपर हमें अलग से मिल जाए, तो कॉपर सल्फेट मिलाना है यहाँ पर। तो ये आंसर लिख दिया मैंने आपका नीचे, यहाँ नीचे से देखकर आप इसे फिलअप में कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए नीचे लिख दिया है। तो ये थी आज की वर्कशीट। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये वर्कशीट आपके लिए यूजफुल थी और आज आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को लाती रहूं, आपको मुश्किल टॉपिक इजीली समझ में आ जाए,
तो हमारी ये जरूरी है कि चैनल चलता रहे और आप इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे आ रहा है सब्सक्राइब का निशान, जिस पर रेड कलर का निशान है, जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, क्लिक कीजिए, कलर चेंज मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।